Hello everyone, this is CA Pratik Gyanchandani. Welcome to today's CA Intermediate Costing Revision lecture. आज हम स्टार्ट करेंगे ओवरहेड्स चैप्टर से. So let's start it. ओवरहेड्स चैप्टर में बेसिकली जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस के लिए एंड इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं मैंने उसको चार्ट डाउन कर रखी हैं एंड उसी को हम रिवाइज करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इसके रिगार्डिंग. सो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 5 हैं, जैसे कि पहला क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स, स्टेप फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, ओवरहेड रेट के टाइप एंड ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट एग्जैक्टली इज ओवरहेड्स. यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना डिस्कशन कि ओवरहेड्स होते क्या हैं. व्हाट आर ओवरहेड्स? इट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट. यस, डेफिनेटली इट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट. जब भी हम कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं हम, तो इस प्रोडक्ट के जो कॉस्ट होगी यानी कितनी लागत हमें लगी, इसके पार्ट्स होते हैं. पहला, इसमें जो मटेरियल लगा, दूसरा इसके लिए कुछ वेजेस लगे होंगे, कुछ एम्प्लॉयज ने काम किया होगा इसको बनाने के लिए, और तीसरा पार्ट इज ऑलवेज ओवरहेड्स. नाउ व्हाट इज ओवरहेड्स? Overheads can be termed as these are indirect expenses. Indirect expenses यानी जो डायरेक्टली इनके लिए इनकर नहीं हुए लेकिन इनके बिना वो प्रोडक्ट बन भी नहीं सकता. फॉर एग्जाम्पल, जैसे पार्ले का एग्जाम्पल हम अगर लें, पार्ले जी एक बिस्किट आप सभी कंज्यूम करते होंगे. इसमें बेसिकली जो फ्लावर है, जो शुगर है, जो ऑयल है, जो मिल्क है, ये सब इसके डायरेक्ट मटेरियल्स हैं. ये डायरेक्ट कॉस्ट है, यानी हर एक एडिशनल पैकेट बनाने के लिए एडिशनल फ्लावर लगेगा, एडिशनल शुगर लगेगी, एडिशनल ऑयल एंड एडिशनल मिल्क लगेगा. सेम वैसे ही अगर हम वेजेस की बात करें, तो जितने पैकेट प्रोसेस होते जाएंगे उतना ही लेबर वो काम करना पड़ेगा सो दैट वो एक फाइनल प्रोडक्ट निकल के आए. करेक्ट. लेकिन कुछ ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो कि इनकर होते हैं लेकिन वो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को रिलेट नहीं करते, लेकिन उसके बिना प्रोडक्ट बन भी नहीं सकता. फॉर एग्जांपल, जो फैक्ट्री में हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका रेंट, अब रेंट मान लीजिए आपकी फैक्ट्री का 1 लाख रुपए है पर मंथ. तो आप इस फैक्ट्री में आप एक पैकेट बनाओ या 1,000 पैकेट बनाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. फैक्ट्री का ओनर आपको ये नहीं बोलेगा कि ठीक है चलो आपने एक ही पैकेट बनाया तो 1 लाख नहीं 1,000 ही रेंट दो. नहीं, ऐसा नहीं होगा. और ऐसा नहीं होगा कि 1,000 की जगह 2,000 पैकेट आपने बना लिए तो वो बोलेगा अब 2 लाख रेंट दो. नहीं, ये मोटा मोटी फिक्स नेचर के होते हैं. एंड इनडायरेक्ट होते हैं. इनडायरेक्ट यानी जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेट नहीं करते उसको हम इनडायरेक्ट बोलते हैं. दीज आर नॉट डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, रेदर दीज आर इनडायरेक्ट इन नेचर. इट कुड बी इनडायरेक्ट मटेरियल, इट कुड बी इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. जैसे देखिए ओवरहेड्स की डेफिनेशन दी है, इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. दिस इज व्हाट आर ओवरहेड्स. एंड इनका क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं. क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से दिया हुआ है. पहला क्लासिफिकेशन दिया है बाय फंक्शन. फंक्शन यानी उसकी यूटिलिटी, वो चीज़ करती क्या है. फंक्शन के हिसाब से देखा जाए तो पहला इज दिस फैक्ट्री ओवरहेड, इसको प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी किया जाता है. कॉस्ट ऐसी इनडायरेक्ट कॉस्ट जो कि फैक्ट्री के अंदर इनकर होती है टू मैन्युफैक्चर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल में हो सकता है ल्यूब्रिकेंट. अब कोई भी मशीन चलती है जिसमें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, फॉर एग्जांपल कार्स मैन्युफैक्चर हो रही है, तो कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो असेंबली होगी, जो व्हील्स लगे होंगे, जो बेल्ट्स लगा होगा, और जो भी मशीन फिटिंग के लिए काम कर रही होगी, तो उस मशीन में ल्यूब्रिकेंट तो लगेगा. किसी भी गाड़ी बनाने के लिए डायरेक्ट मटेरियल हो सकता है उसका स्टील, उसका शैसी, उसके शीशे, उसके टायर्स, उसका इंफोटेनमेंट, सीट्स, एवरीथिंग. बट ल्यूब्रिकेंट जिस मशीन से वो कार बन रही है, उस मशीन में लगने वाला ल्यूब्रिकेंट की भी तो कुछ कॉस्ट होगी. लेकिन अब वो डायरेक्टली हम रिलेट नहीं कर सकते कि इतना लीटर ल्यूब्रिकेंट में इतनी कार बनती है, तो अब उसको हम कैसे अकाउंट करें. लेकिन क्योंकि उसकी भी कॉस्ट लेना जरूरी है. अगर उसकी कॉस्ट नहीं लेंगे, इट मींस वी आर नॉट डिपिक्टिंग द एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कार और पर्टिकुलर प्रोडक्ट व्हिच वी आर मैन्युफैक्चरिंग.
सो ऐसे ल्यूब्रिकेंट हो सकता है, ऐसे कॉटन वेस्ट हो सकते हैं, ऐसे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो ये जो चीजें होती हैं इनडायरेक्ट होती हैं कि इसके बिना तो प्रोडक्शन कर नहीं पाओगे, लेकिन ये डायरेक्टली रिलेट नहीं होता प्रोडक्शन से। सो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं दीज आर इनडायरेक्ट मटेरियल व्हिच आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस टू मैन्युफैक्चर अ सर्टेन प्रोडक्ट। तो अब फैक्ट्री में होने वाले फर्स्ट इज इनडायरेक्ट मटेरियल, इट कुड बी इनडायरेक्ट वेजेस। वेजेस जैसे सुपरवाइजर है, वॉचमैन है। अब आपकी एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री को गार्ड कर रहा है एक वॉचमैन। अब जरूरी थोड़ी है कि कितनी पर्टिकुलर कार निकलेगी उस पे गार्ड का फीस डाल सकते हैं, नहीं नहीं डाल सकते, वी कैन नॉट। सो इट मींस व्हाट, दीज आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट वेजेस हैं। सेम गोज विद सुपरवाइजर की आपकी जो प्लांट में प्रोसेसिंग चल रही है वो सही से चल रही है कि नहीं, इस प्रोसेस को सुपरवाइज करने के लिए आपने एक बंदा बैठा रखा है जिसकी लेट्स से सैलरी है 25-30,000 अ मंथ। तो वो जो सैलरी है दैट विल आल्सो बी टर्म्ड एज इनडायरेक्ट वेजेस, बिकॉज वो इंसान डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने में इन्वॉल्व नहीं है। सो इट इज नॉट अ डायरेक्ट कॉस्ट, rather it's an indirect cost, indirect labor cost, right? And after that, indirect expenses like factory ka rent, पावर, लाइटिंग, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, depreciation of plant and machinery, ये सब जो expenses हैं these does not relate directly to a product, rather these are indirect in nature, that's why they are termed as overhead, and specifically they are incurring in factories, so that's why they are termed as factory overheads. These are charged to production on some basis, ये किसी बेसिस पे होता है, ये बेसिस भी हम डिस्कस करेंगे कि बी इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ लेबर कॉस्ट, इट कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, लेवल ऑफ एक्टिविटी, इट कुड बी एनीथिंग, किसी भी बेसिस पे ये एलोकेट हो सकते हैं। हम देखेंगे एलोकेशन बेसिकली होता कैसे इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, राइट। देन देयर आर अनदर ओवरहेड्स क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन दैट आर नोन एज ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की अगर हम बात करें तो उसका एक ऑफिस तो होगा, एक हेड ऑफिस होगा जहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल हो रही है, जहाँ से बिलिंग हो रही है, जहाँ से अकाउंटिंग हो रही है, जहाँ एचआर डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, अकाउंट फाइनेंस डिपार्टमेंट बैठा हुआ है। तो उस चीज़ों के रिलेटेड जो भी कॉस्ट आएगी, जो भी इनडायरेक्ट सैलरीज दी जाएगी, इनडायरेक्ट रेंट दिया जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर किए जाएंगे, उसको हम ऑफिस या एडमिन ओवरहेड का पार्ट ट्रीट करते हैं। जैसे कि ऑफिस में जो स्टाफ है उनकी सैलरीज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर ऑडिट होता है तो ऑडिट की फीस, कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी लीगल डिस्प्यूट में फंस जाती है तो उसके लिए लीगल एक्सपेंसेस, बीट लॉयर का एक्सपेंसेस, बीट कोर्ट फीस, ऑफिस का रेंट, उसकी इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की कॉस्ट, ये जो भी कॉस्ट है दीज आर इनडायरेक्ट कॉस्ट व्हिच आर हैपेंड इन द ऑफिस, इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, दैट्स व्हाई दीज आर टर्म्ड एज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एक और कैटेगरी है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की। ये कॉस्ट होते हैं टू सेल एंड डिलीवर प्रोडक्ट्स टू कस्टमर, फॉर एग्जांपल सेल्स कमीशन। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे दूं अगर आपको, तो जो फार्मा कंपनीज होती हैं, फार्मा कंपनीज के एक कुछ एजेंट्स होते हैं जो कि उनकी दवाइयाँ डॉक्टर टू डॉक्टर जाके बेचते हैं, जिनको हम बोलते हैं एमआर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स। अब एमआर लोग के कारण जो फार्मा कंपनीज है उनकी सेल काफी इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज रीजनल लेवल पे वो डॉक्टर टू डॉक्टर जाके इनके प्रोडक्ट को पिच करते हैं, एंड जिससे उनको एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ कमीशन मिलता है। अब वो जो कमीशन एक कंपनी के लिए है, एक फार्मा कंपनी के लिए, दैट इज पार्ट ऑफ एक्सपेंस, इट इज अ पार्ट ऑफ ओवरहेड व्हिच इज नोन एज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेम फॉर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, पैकेजिंग फॉर डिस्पैच, फ्रेट एंड डिलीवरी एक्सपेंसेस। ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो भी आपका प्रोडक्ट आपकी फैक्ट्री में बन चुका है, अब उसको डिलीवर करेगा कस्टमर के पास, तो उस डिलीवरेंस के लिए जो भी एक्सपेंस लगेगा, चाहे वो फ्रेट हो, चाहे फ्रेट का इंश्योरेंस हो, डिलीवरी चार्जेस हो, पैकेजिंग चार्जेस हो, एडवर्टीजमेंट चार्जेस हो, ये सब पार्ट, इट विल बी पार्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इट विल बी चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब बाय नेचर क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, ये था बाय फंक्शन। एंड बाय नेचर क्लासिफिकेशन देखेंगे तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इट कुड बी ल्यूब्रिकेंट्स, it could be spare parts, it could be consumable like jigs, tools, etc, right? Indirect labor जैसे foreman की सैलरी है, सुपरवाइजर की सैलरी है, सिक्योरिटी स्टाफ की सैलरी है, ये सब इनडायरेक्ट लेबर में आ जाएगा। एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रेंट आ जाएगा, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, पावर एंड वाटर, जो ऊपर हमने एग्जांपल लिया, राइट। जैसे नेचर से इट कुड बी मटेरियल, इट कुड बी लेबर, और इट कुड बी अदर एक्सपेंसेस। क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बिहेवियर के हिसाब से क्लासिफिकेशन क्या होता है कि इट कुड बी इधर फिक्स्ड और इट कुड बी इधर वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। फिक्स है तो आपका जितना भी आउटपुट है, आप चाहे एक पैकेट बना रहे हो या 1000 प्रोडक्ट बना रहे हो, आपका कॉस्ट एक ही रहेगा, दैट इज फिक्स कॉस्ट। एग्जांपल रेंट,
फैक्ट्री का रेंट, मैनेजर की सैलरी, इंश्योरेंस चार्जेस। वेरिएबल ओवरहेड, अगर जितने प्रोडक्ट आप एडिशनल बनाते जाओगे, जितना आउटपुट में फर्क आता जाएगा, उतना ही अगर कॉस्ट आपका बढ़ता जा रहा है, दैट विल बी टर्म्ड एज वेरिएबल ओवरहेड्स। एग्जांपल, इनडायरेक्ट मटेरियल्स, पावर, पैकेजिंग एक्सपेंसेस। जितना आप प्रोडक्ट बनाओगे उतना पैकेजिंग आपको लगते जाएगा, राइट। एंड देयर सेमी वेरिएबल्स, एंड ये पार्टली फिक्स होते हैं, पार्टली वेरिएबल होते हैं। जैसे हमारे टेलीफोन बिल पहले आता था कि जैसे बीएसएनएल का कनेक्शन होता था पहले, सो उसमें ऐसी फंक्शनैलिटी होती थी कि आपका एक बेसिक 200-250 रुपये का पर मंथ तो चार्ज आएगा ही आएगा, इररेस्पेक्टिव आप आपके लैंडलाइन से फ़ोन करते हो या नहीं करते हो, ब्रॉडबैंड से डेटा यूज़ करते हो या नहीं करते हो। लेकिन जितना फिर ज़्यादा आप करते जाओगे उतना अकॉर्डिंगली चार्जेबिलिटी बढ़ जाएगी। अभी करंट सिनेरियो में इलेक्ट्रिसिटी बिल ऐसा आता है, इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम करते हैं तो यूनिट्स के हिसाब से हमको बिल आता है, और यूनिट्स के हिसाब से हम देखते हैं कि कुछ हमको चार्ज हुआ है, एंड वो चार्जिंग जो भी होती है, वो जितना आप कंजम्पशन बढ़ाते जाओगे तो पर यूनिट चार्जेस वैसे ही बढ़ता जाता है, राइट। सो दीज आर सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। And classification by means of control, it could be controllable or uncontrollable. Controllable यानी अगर किसी भी प्रोसेस में इनएफिशिएंसी है, पावर कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है ड्यू टू लोअर स्टार रेटिंग और ओल्ड हो गए इक्विपमेंट, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, दीज कैन बी टर्म्ड अंडर कंट्रोलेबल ओवरहेड्स। एंड अनकंट्रोलेबल कुड बी जो कि इजीली कंट्रोल नहीं हो सकते, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के टैक्सेस, नेचुरल कैलेमिटी लॉसेस, जैसे कहीं पे फ्लड आ गया, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, एंड उसके कारण जो हमको लॉस हो गया, उसके कारण हमको जो रेनोवेट करना पड़ेगा, रीबिल्ड करना पड़ेगा, उन सारे एक्सपेंसेस को वी कैन नॉट कंट्रोल। स्पेशली गवर्नमेंट के टैक्सेस आल्सो वी कैन नॉट कंट्रोल, बिकॉज गवर्नमेंट नाउअडेज is very aggressive in terms of business policies, and जो भी वो policies बना रही हैं in terms of that, government is really being aggressive nowadays. तो टैक्सेस के भी रुख बदलते रहते हैं, एंड वी डेफिनेटली कैन नॉट कंट्रोल, बिकॉज काफ़ी बिग कॉर्पोरेट्स वी कैन से आर कंट्रोलिंग देम ड्यू टू क्लोनी कैपिटलिज्म, बट लेट इट बी। तो इट कैन बी बेस्ड ऑन कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल, एंड क्लासिफिकेशन कुड बी बेस्ड बाय नॉर्मेलिटी। इट मीन्स इधर आर नॉर्मल और एबनॉर्मल। नॉर्मल है जैसे नॉर्मल आइडल टर्म कॉस्ट है, नॉर्मल रिपेयर्स, तो इट विल बी चार्ज अंडर ओवरहेड्स टर्म, एंड एबनॉर्मलिटी होगी तो इट विल बी कॉस्टिंग पीएनएल। कोई भी कॉस्ट अगर एबनॉर्मल होती है तो इट विल नेवर फॉर्म पार्ट ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट का कॉस्ट। ये हमने कल भी देखा था, एंड हम अभी भी देख रहे हैं। इसके बाद आते हैं स्टेप्स, ये इंपॉर्टेंट है काफी। अब ओवरहेड्स हमको पता तो है, जैसे मान लीजिए ओवरहेड्स इनकर हुए ऑफ ₹1,00,000। ये 1 लाख के ओवरहेड जो जैसे 1 मंथ के हैं। अब ये ओवरहेड्स वी हैव टू एलोकेट, और वी कैन से वी हैव टू रिलेट, और वी हैव टू से वी हैव टू चार्ज टू आवर आउटपुट। अब इस आउटपुट में हमको चार्ज करना है, बिकॉज हम कोई चीज बना रहे हैं, मान लीजिए एक प्रोडक्ट, एक पेन बना रहे हैं हम, एक पेन है, तो इसका पूरा कॉस्ट जानना है हमको कि कितने हमको कॉस्ट आ रहा है, तभी हम इसकी सेलिंग प्राइस जान पाएंगे, बिकॉज इतनी कॉस्ट है, उसके ऊपर डिजायर्ड प्रॉफिट हमको ऐड करके उसकी सेलिंग प्राइस ऐड करनी पड़ेगी, राइट। तो इसकी कॉस्ट जानने के लिए फर्स्ट वी नीड टू नो कि कितना इसमें मटेरियल लग रहा है, कितना इसमें वेजेस लग रहा है, कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं, एंड आफ्टर दैट वी नीड टू नो कि कितने का ओवरहेड पर यूनिट हमको लग रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि लेट्स से अगर 10,000 पेन्स हमने इस महीने मैन्युफैक्चर की, राइट, सो कैन वी से कि ओवरहेड जो रेंट है, लेट्स से रेंट है, ओवरहेड कॉस्ट इज 1,00,000 रुपीज, and we have produced 10,000 pens for it. So can we say 10 रुपए पर पेन is the cost which we are incurring? हमको 10 रुपए पर यूनिट कॉस्ट लग रही है एक पेन बनाने के लिए, yes we can say that. So जो भी लेट्स से उसकी मटेरियल एंड लेबर की कॉस्ट इज 20 रुपीज पर पेन, तो इसमें हम 10 रुपए ऐड कर देंगे ऑफ ओवरहेड, एंड वी कैन से फाइनली द 30 रुपीज का देयर इज वन। तो एक पेन अगर हमको पता है 30 रुपए में बन रही है, और इसके हिसाब से हमको अगर कॉस्ट पता चल जाती है, सो दैट वी कैन डिसाइड, आगे जाके हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमको इस पेन को कितने में बेचना है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि एग्जैक्ट कॉस्ट कितनी आ रही है कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की, सो दैट हम प्राइसिंग उसको अकॉर्डिंगली कर पाए, सो दैट वी कैन मेंटेन द प्रॉफिटेबिलिटी। सो अब ओवरहेड्स हमको पहले, तो सबसे इसमें जो भी स्टेप्स लिखे हुए हैं हम एक एक करके देखेंगे।
तो पहला स्टेप है एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड। पहले हमको पता तो होना चाहिए कि ओवरहेड्स हो कितने रहे। जैसे इस एग्जांपल में हमने देखा कि देयर वर ओवरहेड्स ऑफ 1 लाख रुपीस। तो सबसे पहला स्टेप है हमको पहले कैलकुलेट करना है, हमको पता करना है कि ओवरहेड्स हो कितने रहे। करेक्ट। तो मान लीजिए 1 लाख रुपए के अगर ओवरहेड्स हो रहे हैं, उसके बाद सेकंड स्टेप होगा ओवरहेड्स को एलोकेट करना। कि मान लीजिए एक हमने स्पेसिफिक पर्सन हायर किया हुआ है सुपरवाइजिंग के लिए ऑफ डिपार्टमेंट लेट्स से ए। अगर ए डिपार्टमेंट के लिए हमने एक सुपरवाइजर हायर किया हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ ए डिपार्टमेंट को सुपरवाइज करता है, इसकी सैलरी लेट्स से 25,000 अ मंथ है। तो ये जो स्पेसिफिक कॉस्ट इनकर हो रही है ए डिपार्टमेंट के लिए, तो ये कॉस्ट डायरेक्टली ए डिपार्टमेंट को ही एलोकेट हो जानी चाहिए, बिकॉज दूसरे डिपार्टमेंट वाई वो क्यों इसका जो कॉस्ट का ब्रांड है वो बियर करेंगे, राइट। बिकॉज जिस डिपार्टमेंट की कॉस्ट इनकर हो रही है उसी डिपार्टमेंट पे ये कॉस्ट एलोकेट हो जानी चाहिए जो कि डायरेक्टली रिलेट कर रही है, राइट। जैसे लिखा है व्हेन ओवरहेड क्लियरली बिलोंग टू वन कॉस्ट सेंटर देन इट शुड बी एलोकेटेड टू दैट कॉस्ट सेंटर। एग्जांपल सैलरी ऑफ डिपार्टमेंट सुपरवाइजर, रेंट ऑफ अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। अगर हमने अलग से एक बिल्डिंग ले रखी है किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को होस्ट करने के लिए, तो उस बिल्डिंग का जो भी रेंट आएगा, जो भी इलेक्ट्रिसिटी आएगी, जो भी एक्सपेंस आएगा, जो भी मैन पावर होगा, वो सब उस डिपार्टमेंट पे चार्ज हो जाएगा। पावर मीटर तो डायरेक्ट है तो शेयरिंग नहीं होगी, फुल चार्ज हो जाएगा किसी भी डिपार्टमेंट पे। लेकिन अब जो बाकी के ओवरहेड्स बच गए, जैसे मान लीजिए 1 लाख है, 25,000 की सैलरी चलेगी, जो 75,000 बच गए, तो 75,000 जो है वो अपोर्शन हो जाएंगे ओवर वेरियस डिपार्टमेंट जो भी उसको कॉमनली यूज कर रहा है। मीनिंग द शेयरिंग ऑफ ओवरहेड अमंग टू और मोर कॉस्ट सेंटर ऑन सम इक्विटेबल बेसिस। यस, कब यूज होगा? जब वो कॉमन होंगे। एग्जांपल जैसे रेंट रेट्स है। अब ये तो आपकी एक आपने एक फ्लोर रेंट पे लेट से ले रखा है और उस पर आपके सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो रेंट तो है वो सारे डिपार्टमेंट्स यूज कर रहे हैं, तो उसको भी हम बांटेंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट ने कितना फ्लोर एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है उस बेसिस पे। सेम गोज विद पावर एंड कैंटीन, नंबर ऑफ वर्कर्स पे आ जाएगा, जितने लोग कैंटीन यूज कर रहे हैं। ए डिपार्टमेंट लेट से 10 लोग हैं तो 10 लोग का खर्चा ए डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। बी डिपार्टमेंट में 20 है तो 20 लोग का खर्चा बी डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। सेम फॉर पावर, पावर है तो इसका बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस होगा, कितना पावर कंज्यूम हुआ है। तो जिस डिपार्टमेंट में जितनी मशीनरी है, जितनी मशीनरी चली है और कितनी हॉर्स पावर की मशीनरी है, उसको बेसिकली कंसोलिडेट करके हम उसके बेसिस पर डिवाइड कर देंगे, राइट। कितने मशीन आज चली है उस हिसाब से जो है बाकी की कॉस्ट अपोर्शन हो जाएगी। अब मान लीजिए ए बी सी डी 4 डिपार्टमेंट्स थे, चारों पे हमने एलोकेट कर दिया। उसमें से हमको पता चल रहा है ए और बी डिपार्टमेंट प्रोडक्शन के हैं एंड सी एंड डी डिपार्टमेंट जो है सर्विस डिपार्टमेंट्स है। तो अब सर्विस डिपार्टमेंट पर से तो कोई चीज बनाता नहीं है, ब्रदर जब वो असिस्ट करता है कि फाइनल प्रोडक्ट एक बन जाए, राइट। तो अब ये जो सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट है, ये भी तो कहीं ना कहीं हमको प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में एलोकेट करने पड़ेंगे, बिकॉज फाइनल जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसी से तो हमको ये पूरी कॉस्ट रिकवर करनी है। तो हमको जो अब सर्विस डिपार्टमेंट की फाइनल अपोर्शन कॉस्ट होगी उसको री अपोर्शन करना पड़ेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, सो दैट हमको पता चले कि एक्चुअल में प्रोडक्शन करने के लिए कितना खर्चा लगा है स्पेसिफिक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, और सर्विस डिपार्टमेंट्स का भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में किस हिसाब से एलोकेट हुआ है। देखिए क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स बट सपोर्ट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, करेक्ट। इसकी 3 मेथड्स है, एक तो डायरेक्ट मेथड है, एक स्टेप लेडर मेथड है, एक रेसिप्रोकल मेथड है, राइट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, हम एक एक मेथड भी देखेंगे जिसे मैंने नीचे लिख रखी है, रीअपोर्शनमेंट की मेथड। और जैसे ही हमको मिल जाएगा कि अब सर्विस डिपार्टमेंट के भी ओवरहेड जो है प्रोडक्शन पे एलोकेट हो जाएंगे, उसके बाद हम उसको पर यूनिट एब्सॉर्ब कर लेंगे। एब्सॉर्ब करना यानी चार्जिंग ओवरहेड फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू कॉस्ट यूनिट्स, राइट। अब रीअपोर्शन हमने देखा कि सर्विस डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड से रीअपोर्शन हो जाएंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे। उसकी 3 मेथड्स है। फर्स्ट इज डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसमें क्या होगा, सर्विस डिपार्टमेंट आर डायरेक्टली अपोर्शन टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इग्नोरिंग सर्विस। अब ऐसा हो सकता है ना कि 1 2 3 4 ये दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं और ये दो सर्विस डिपार्टमेंट है। अब एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विसेज दे सकता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी दे सकता है। लेकिन पहली मेथड में डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन में हम ये अज्यूम करेंगे कि कोई भी सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कोई भी सर्विसेज नहीं दे रहा है, इसलिए उनका जो भी कॉस्ट आएगा डायरेक्टली हम जो पूरा का पूरा उठा के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स पे थोप देंगे। सेकंड स्टेप लेडर मेथड, इस पे हम क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी, क्लैरिटी अच्छे से आ जाएगी आपको।
सेकंड इज स्टेप लैडर मेथड, इसको सीक्वेंशियल मेथड भी बोला जाता है। स्टेप लैडर में एक एक सीढ़ी आप जब नीचे उतरते हैं, दैट इज नोन एज स्टेप लैडर। इसमें सर्विस डिपार्टमेंट को हम रैंक किया जाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा सर्विसेज दे रहा है दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को। तो मान लीजिए 3 सर्विस डिपार्टमेंट है, ए बी और सी, और 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक्स एंड वाई। तो इसमें से हम देखेंगे कि ए बी सी में से जिनकी कॉस्ट हमको रीअपोर्शन करनी है एक्स एंड वाई पे, तो इसमें से सबसे ज्यादा ऐसी कौन सा डिपार्टमेंट है जो दूसरों को सर्विस दे रहा है। लेट्स से ए दे रहा है सबसे ज्यादा, तो सबसे पहले ए के ओवरहेड जो है हम अपोर्शन कर देंगे एक्स वाई और बी एंड सी पे। उसके बाद हम देखेंगे बी दे रहा है, तो बी के हो जाएंगे एक्स वाई एंड सी पे, एंड उसके बाद सी के हो जाएंगे एक्स एंड वाई पे। सो दैट सबसे बड़ा जो है ए, मान लीजिए बी और सी को भी दे रहा होगा सर्विसेज, तो हम वो भी कंसिडर कर लेंगे, और एक्स वाई को देगा उसको भी कंसिडर कर लेंगे। ऐसे एक एक करके नलिफाई करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। क्लियर? देन इट इज इंपॉर्टेंट रेसिप्रोकल, यानी इसमें क्या होगा कि देखिए इसमें भी 3 है। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड है, इसमें सिंपली 2 आपको एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी एंड इससे एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, उससे रिजल्टेंट फिगर जो आ जाएगी वो ओवरहेड्स की आ जाएगी। एक ट्रायल एंड एरर मेथड है, एक रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड है जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। व्हाट इज रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड? इसमें क्या होगा कि जो भी सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स हैं उसका आप रीअपोर्शन करते जाएंगे प्रोडक्शन पे भी और सर्विस पे भी, सो दैट एक सर्विस का एलिमिनेट हो गया तो दूसरे पे वो चार्ज हो जाएगा, फिर दूसरे का फर्स्ट पे चार्ज आएगा, तो जब तक अमाउंट नेग्लिजिबल नहीं हो जाता तब तक के विल रीडिस्ट्रीब्यूट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ये एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे, अच्छे से क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी आपको। देन मैं बता रहा था कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, अब हमने निकाल लिया कि ओवरहेड हाँ कितने रहे हैं, तो हम कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे? हो सकता है परसेंटेज ऑफ मटेरियल कर सकते हैं, कि जो भी है लेट्स से 80% ऑफ मटेरियल, 80% ऑफ मटेरियल कॉस्ट जो है हम एब्जॉर्ब कर दें। इट कुड बी बेस्ड ऑन प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट, मतलब मटेरियल एंड लेबर की कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। It could be percentage of labor cost, it could be labor hour rate based on, it could be based on machine hour rate, और it could be based on outputs। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर 1 लाख का there is overhead and 10,000 units we are procuring, so it means 10 rupee per unit is the overhead which is being incurred and we have to absorb accordingly, है ना। एंड इसके बाद एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ट्रीटमेंट कैसा होगा, बट उससे पहले क्वेश्चंस हम देख लेते हैं सो दैट एक अंडरस्टैंडिंग बनती रहे एंड वी वर्क अकॉर्डिंगली। सो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या ले, XL लिमिटेड हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड 4 सर्विस डिपार्टमेंट। 1 2 3 ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 1 2 3 और ये 4 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। द एक्सपेंसेस फॉर दिस डिपार्टमेंट एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी आर एज फॉलोज। 30 लाख का एक्सपेंसेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए का है, बी का 26 लाख का है एंड सी का 24 लाख का है, तो टोटल मिला के दिस 80 लाख का एक्सपेंस ऑफ दीज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स कंसोलिडेटेड। एंड आफ्टर दैट सर्विस डिपार्टमेंट 4 है, स्टोर्स का खर्चा 4 लाख का है, टाइम कीपिंग एंड अकाउंट्स का खर्चा 3 लाख का है, पावर का खर्चा 1,60,000 एंड कैंटीन का 1 लाख है, जो सब चारों को जोड़ के हो जाता है 9,60,000। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जैसे कि डिपार्टमेंट ए बी सी 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जिसमें जो मशीन्स लगी है वो 300 हॉर्स पावर की लगी है, बी में 300 हॉर्स पावर की लगी है और सी में 200 हॉर्स पावर की लगी है। वर्कर्स ए में 20 हैं, बी में 15 हैं, सी में भी 15 हैं। स्टोर से रिक्विजिशन, इन स्टोर से इन्होंने जितना मटेरियल इशू किया है खुद को वो है 2.5 लाख का, 1.5 लाख का एंड 1 लाख का। एक हमको ऐसी स्टेटमेंट बनानी जिसमें अपोर्शन करना है कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। फेयर इनफ। तो देखिए अब स्टोर्स है, तो इसको कैसे बांटेंगे, इसको कैसे बांटेंगे सारे डिपार्टमेंट पे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ रिक्विजिशन, जितना आपने रिक्विजिशन किया उतना बांट देंगे। क्लियर? अब रिक्विजिशन जितने भी स्टोर्स चाहेंगे वो तो बेसिकली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी आएंगे, सर्विस तो स्टोर से कुछ उठाएगा नहीं, रॉ मटेरियल। टाइम कीपिंग एंड अकाउंट्स हम देख सकते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे आ सकता है, नंबर ऑफ वर्कर्स पे वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इट, पावर को वी कैन डिस्ट्रीब्यूट बेसिस ऑन हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स,
एंड कैंटीन को भी हम नंबर ऑफ वर्कर्स पे डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जितने वर्कर होंगे उतना ही कैंटीन का खर्चा अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट्स पे आएगा। क्लियर? तो चलिए पहले बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। जस्ट अ मिनट। सर्विस डिपार्टमेंट को सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, फेयर इनफ। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट showing secondary overhead distribution। कितने डिपार्टमेंट्स हैं? ए बी एंड सी। ए बी सी, तीन डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन के जिनको हमको सर्विस का कॉस्ट एलोकेट करना है, तो तीन ही आएंगे। कितनी कॉस्ट आ रही है देखिए पहले, 30, 26, 24 तो इनकी है ही है ना। चलिए देख लेते हैं कि प्राइमरी कॉस्ट कितनी है। 30 लाख, 26 लाख एंड 24 लाख। क्लियर? गुड। उसके बाद देख लेते हैं कौन कौन सा स्टोर्स का एक्सपेंस है। स्टोर्स कितना टोटल एक्सपेंस है इसका? 4 लाख। तो किस बेसिस पे ये चला जाएगा? स्टोर्स, बेस्ड ऑन स्टोर्स रिक्विजिशन। क्या रेशो में स्टोर्स का रिक्विजिशन है? 2.5, 1.5 और 1। तो हम इसको करते हैं 5, 3 और 2 के बेसिस पे, है ना। रेशो ये बनेगा 5:3:2। तो 4 लाख को बांट देते हैं 10 में, 40,000। तो इट वुड बी कितना आ जाएगा मैं बताता हूँ आपको। लेट मी ओपन माय कैलकुलेटर। सो ये से चला जाएगा कि 4 लाख को वी हैव टू डिवाइड इन 10 पार्ट्स and 5 part would be A, so 2 lakh rupees would be of A. Then 3 parts would be of B and 2 parts, that is 80, would be of C. Clear? तो ये वाला फर्स्ट एक्सपेंस एलोकेट हो गया। सेकेंड इज टाइम कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ये जो डिपार्टमेंट है सी, टाइम कीपिंग, तो बेसिकली इसको भी नंबर ऑफ वर्कर्स पे वी कैन एलोकेट। 3 लाख रुपीस का कॉस्ट है, तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वर्कर्स। कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं यहाँ पे दिया हुआ? 20, 15, 15। सो क्या रेशो आ जाएगा? 4:3:3। करेक्ट? 4:3:3, 3, 3, 4, 6, 10। तो 3 को डिवाइड कर देंगे 30 से, तो कितना आ जाएगा तुम देख लेते हैं। 3 लाख डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 4, which is 1,20,000. This is 4 and what is 3? 90 and 90. And after that ये डिपार्टमेंट भी एलोकेट हो गया। उसका पावर डिपार्टमेंट है जिसकी 1,60,000 की कॉस्ट है। 1,60,000। पावर को हम बेसिस क्या करेंगे? हॉर्स पावर ऑफ मशीन, 3:3:2। हॉर्स पावर ऑफ मशीन 3:2:2, so 357। so we'll divide it accordingly. नहीं 332 है, I'm so sorry,
3:3:2, so basically 8. So 1,60,000 divided by 8 into 3 becomes 60. So it would be 60,000. It also will be 60,000. 60 60 120 and बचा कितना 40,000. ऐसे इस डिपार्टमेंट के भी कॉस्ट इसमें एलोकेट हो जाएंगे. देन दिस कैंटीन, एक और सर्विस डिपार्टमेंट है नोन एज कैंटीन. कैंटीन में भी नंबर ऑफ वर्कर्स पे हम डिवाइड कर देंगे. कितने नंबर ऑफ वर्कर का रेशियो है 4:3:3. हमने सी पॉइंट में भी देखा था, सेम बेस पे हमने डिवाइड किया. 1 लाख रुपए का एक्सपेंस है. तो 1 लाख को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो 10,000 आ जाएगा, which is 40,000, 30,000 and 30,000. क्लियर. चारों डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स हमने बांट दिए. सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन. अब टोटल कर लेते हैं. इट वॉज फेयरली सिंपल. इसका पहले 30, 26, 24, इट इज 80 लाख. 80 लाख प्लस 4 लाख. चलिए ए से करते हैं. 30 लाख, 2 लाख, 1,20,000 plus 60,000 plus 40,000, which is 34 lakh and 20,000. After that it is 26 lakhs, 1,20,000, 90,000, 60,000 and 30,000. 29 lakh. 24 lakh, 80,000, 90,000, 40,000, 30,000. 26 lakh 40,000 is the total. Right. So this is the statement जो secondary distribution of overheads की डिमांड कर रहा था क्वेश्चन, and we solved it. And I hope आपको समझ आया होगा कि कैसे होगा. बेसिकली इट वाज लाइक कि जो भी सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट है उनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे वी हैव टू एलोकेट, एंड जो भी एलोकेशन होगा वो किस बेसिस पे होगा. तो जो भी बेसिस हमने यहाँ देखा, जैसे स्टोर रिक्विजिशन में था कि अमाउंट ऑफ रिक्विजिशन, टाइम कीपिंग में नंबर ऑफ वर्कर्स, पावर में हॉर्स पावर ऑफ द मशीन, कैंटीन में अगेन नंबर ऑफ वर्कर्स वाज द बेसिस फॉर डिवाइडिंग द टोटल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड ओवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. क्लियर. Now what is second question? Suppose the expenses of two production department which are A and B, ये production department है, and two service department X and Y, ये service department है, R is under. Apportionment basis, ये जो service department है बेसिकली 2 लाख का एक्सपेंस है X का and 1,50,000 expenses of Y. डिपार्टमेंट X Y को 25% सर्विसेज दे रहा है, A को 40% एंड B को 35%. डिपार्टमेंट Y जो है वो डिपार्टमेंट Y को तो नहीं दे रहा है, A को 40% दे रहा है एंड B को 60% दे रहा है, एंड A and B तो आर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन इटसेल्फ. We have to prepare a statement apportioning the cost of service department over the production department using step method. चलिए स्टेप मेथड से अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को. Let's see how it's done. Apportionment of, reapportionment of basically over a distribution. चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं. कितने डिपार्टमेंट्स हैं X, Y, A एंड B. 4 डिपार्टमेंट का हिसाब किताब दिया हुआ है. 4 डिपार्टमेंट का कितना कॉस्ट है X Y का 2 लाख, 1.5 लाख,
3 लाख एंड 3,20,000। ये ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, एक्सपेंसेस। अब हमको स्टेप लेडर में देखना पड़ेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा सर्विसेज दे रहा है, विच इज एक्स, क्योंकि एक्स 3 लोगों को सर्विस दे रहा है एंड देन वाई 2 ही लोगों को दे रहा है। तो फर्स्ट वी हैव टू, एक्स का जो भी ओवरहेड है वो हमको अकॉर्डिंगली बांटना पड़ेगा। अब क्या बेसिस बढ़ेगा, 25, 40, 35, है ना। डिपार्टमेंट एक्स ओवरहेड कैसे बटेगा, वाई, ए और बी को 25, 40, 35 का रेशो, यानी 5 से अगर इसको काटें तो 5 5 ज़ा 5 8 ज़ा 5 7 ज़ा 5:8:7 का रेशो। यहाँ से 2 लाख माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये हमको दूसरों वाई, ए एंड बी में अपोर्शन करना है। तो 5 8 7 टोटल्स 20, so 2 lakh को if we'll divide by 20, answer will be 10,000, and then multiplied by 5, the answer will be 50,000, then 80,000, and then 70,000, and after that department Y overhead किस बेसिस से बटेंगे, 40:60 A and B में 4:6 which is 2:3, करेक्ट। कितना है Y का, 2 लाख का, तो 2 लाख यहाँ माइनस हो जाएंगे, ये दोनों ज़ीरो हो गए। देखिए दोनों सर्विस डिपार्टमेंट 0 0 हो गए। अब 2 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे तो इट वुड बी आई थिंक 40,000, yes 40,000, and 40,000 multiplied by 2 would be 80,000, and it would multiplied by 3, it would be 120,000. So what is the total of A and B? 3,80,000 and 80,000, 4,60,000, and 320 plus 70 plus 120 becomes 5,10,000. It was fairly simple. बेसिकली हम क्या करते हैं कि जब स्टेप लेडर मेथड है तो वी मेक श्योर कि जो भी डिपार्टमेंट, जो भी सर्विस डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा सर्विसेज दे रहा है दूसरे डिपार्टमेंट्स को, उसको रैंक 1 करेंगे एंड सबसे पहले उसके ओवरहेड एलोकेट करेंगे बाकी के डिपार्टमेंट्स पे, एंड आफ्टर दैट जो सेकंड रैंक में होगा, जो थर्ड रैंक में होगा, अकॉर्डिंगली हम एलोकेट कर देंगे उसके ओवरहेड बाकी के डिपार्टमेंट्स पे, राइट। दिस इज हाउ इट्स डन, एंड आफ्टर दैट दिस क्वेश्चन, Sans Limited is a manufacturing company having 3 production department A, B and C. A, B and C 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट X एंड Y, ये जो 2 हैं ये सर्विस के डिपार्टमेंट्स हैं। द फॉलोइंग इज द बजट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2022। मटेरियल लगेगा, वेजेस लगेगा, पांचों डिपार्टमेंट्स में अकॉर्डिंगली दिया हुआ है, और उसके बाद कुछ कॉमन एक्सपेंसेस दिए विच आर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि मटेरियल एंड वेजेस वी नो डायरेक्ट, दीज आर पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, एंड उसके बाद जो है ओवरहेड्स के पार्ट दिए, फैक्ट्री रेंट है, पावर है, डेप्रिसिएशन है, अदर एक्सपेंसेस है। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, एरिया दिया हुआ है, कैपिटल एसेट की वैल्यू दिया है, मशीन आवर्स दिया है, हॉर्स पावर दिया है मशीन का, राइट, यानी कितनी पावर की मशीन कितनी देर चली। तो एक वेटेड एवरेज पे वी हैव टू एलोकेट द पावर का एक्सपेंस, एंड उसके बाद एक टेक्निकल असेसमेंट दिया है ऑफ अपॉर्चनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एज अंडर, कि जो एक्स सर्विस डिपार्टमेंट है वो ए, बी, सी और वाई को कितने परसेंटेज में सर्विसेज दे रहा है। डिपार्टमेंट वाई जो है वो ए, बी, सी को नहीं दे रहा है, और एक्स को किस बेसिस पे क्या बोलते हैं सर्विसेज दे रहा है। तो अब देखिए एक्स वाई को दे रहा है, वाई एक्स को दे रहा है, दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं सर्विसेज। सो फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड टू वेरियस डिपार्टमेंट, कि यानी ओवरहेड्स जो भी इनकर हुए हैं, कौन से ओवरहेड है सर, सर ये वाले ओवरहेड है, ये जो 4 चीज़ें दी हुई हैं, ये जो ओवरहेड है इनको ए, बी, सी, एक्स, वाई में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किस बेसिस पे, जो कि बेसिस यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट टेबल में, राइट। And after that, we have to prepare a statement showing redistribution of service department expenses to production department using repeated redistribution method. चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। Distribution of overheads.
कितने डिपार्टमेंट्स हैं? ए बी सी एक्स एंड वाई। सो पर्टिकुलर्स लिख लेते हैं। बेसिस किस बेसिस पे एलोकेट करेंगे? टोटल कितना है? ए बी सी एक्स एंड वाई। ग्रेट। कितना है चलिए देखते हैं, आ जाते हैं। चलिए फर्स्ट चीज ले लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डायरेक्ट मटेरियल। ओह शिट, डायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट मटेरियल ए बी सी का तो हम नहीं लेंगे क्योंकि ये ओवरहेड्स का पार्ट नहीं होगा, और डायरेक्ट वेजेस भी इसका नहीं लेंगे बिकॉज दीज आर नॉट पार्ट ऑफ ओवरहेड, दीज आर पार्ट ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन इनका जो मटेरियल और लेबर है ये एनी विच वेज ओवरहेड है, बिकॉज सर्विस डिपार्टमेंट खुद से कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये जितनी भी कॉस्ट सर्विस डिपार्टमेंट पे इनकर होगी इट विल बी ओवरहेड, वेदर इन द नेचर ऑफ मटेरियल, वेदर इन द नेचर ऑफ लेबर और अदर एक्सपेंसेस। तो इन दोनों का हम ले लेंगे, विच इज 2 लाख फॉर एक्स and 1 lakh for y. सेम गोज विद वेजेस। जो भी लेबर है, जो भी वेजेस है, वो ए बी सी के तो ओवरहेड्स के पार्ट नहीं होंगे, लेकिन हाँ एक्स एंड वाई के ओवरहेड्स के पार्ट होंगे, विच इज अगेन 1 लाख एंड 2 लाख। ठीक है। उसके बाद फैक्ट्री का रेंट। रेंट कितना है टोटल? 4 लाख रुपीस का। तो हम यहाँ लिख देते हैं टोटल इज 4 लाख। अभी ए बी सी एक्स वाई में बांटना है, किस बेसिस पे? स्क्वायर फीट एरिया। इस पे बांट देते हैं, राइट। तो अगर हम इसको कैसे हो जाएगा? 50:25:50:25:50। तो इसको 5:5 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो इट वुड बी, क्या रेशो निकल आएगा? 25 के बेसिस पे 2:1:2:2:1:2। तो ये रेशो में बांट देते हैं। बेसिस एरिया एंड इट इज, सॉरी बेसिस के लिए तो अपन ने कॉलम बनाया ना अलग से। On what basis? Based on area occupied, which is 2:1 is to 2 is to 1 is to 2। कितना हो गया? 3 4 5 6 7 8। 4 लाख को डिवाइड कर देंगे 8 से, 50,000 आ गया। 50,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो इट विल बी 1,50,000, 1,50,000 एंड 1 लाख। ग्रेट। उसके बाद कौन सा ओवरहेड है? पावर। पावर 2.5 लाख का है। तो ये जो 2.5 लाख रुपए हैं ए बी सी एक्स वाई पे किस बेसिस पे एलोकेट हो जाएंगे? बेसिकली पावर का एक्सपेंसेस जो है वो आ जाएगा बेस्ड ऑन हॉर्स पावर। लेकिन हॉर्स पावर अकेले से नहीं आएगा, ये हॉर्स पावर कितनी देर मशीन चली है तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो हॉर्स पावर मल्टीप्लाइड बाय आवर्स। तो क्या रेशो निकल जाएगा? थोड़ा नीचे वर्किंग करते हैं। हॉर्स पावर इनटू आवर्स, machine hours, it would be for A B X Y, it would be क्या आ जाएगा? A B C X and Y. For A it would be 50 into 1,000 which is 50,000. For B it would be 22,000 into 40 which is 80,000. For C it would be 20 into 4,000 which is same 80,000. Then for it is 15,000 and 25,000. तो इसको हम अभी रेशो में बांट देते हैं, विच वुड बी
बेसिकली तीन तीन जीरो अगर हटा दिया जाए 50:80:80:15:25 सब के सब जो है 5 से तो कट ही जाएंगे, तो फिर 10:8:8 नहीं 1.5 आ जाएगा ना, 3 सॉरी नहीं सॉरी जस्ट अ मिनट, इट वुड बी 10:10 देन just is to 16:16:3:5, सो इस बेसिस पे कहीं ना कहीं बटेगा 10:16:16:3:5, यस, सो 10:16:16:3:5, तो टोटल कितना हो जाएगा 16:16 32 42 45 50, तो 2,50,000 को हम डिवाइड कर देंगे 50 से, which is 5,000, and then we'll multiply 5,000 with 10, which is 50,000. तो A को चला जाएगा 50,000, and if it is 10 then what is 16? 80,000, 80,000, 16, 16, and then there's 3 and 5. This is 16, then what is 3? Which is 15,000. And this is 3, then what is 5? Basically 25,000. ये allocation आ जाएगा for the power. Then there is depreciation. E, depreciation. Depreciation would be based on किस बेसिस पे होगा, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट पे एलोकेट हो जाएगा, एसेट वैल्यू। तो क्या रेशो है एसेट की वैल्यू का, दिस इज 2:4:2:1:1, so 2:4:2:1:1, 2 4 2 1 1, करेक्ट, ग्रेट। कितना डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, इफ वी सी depreciation is 1 lakh, so 1 lakh will divide with 2 4 6 8 9 10, so it will be 10,000, then 20,000, 40,000, 20,000, 10,000, and lastly 10,000. This is the allocation of that. And after that, other expenses, miscellaneous expenses, C D F G other, to the tune of 9 lakhs. इसको किस बेसिस पे हम बांट देंगे, अगर हम इन जनरल बात करें, give me a minute. Yes, so where were we? For the other part, right? The depreciation, other 9 lakh ka, we can distribute it on the basis of machine hours. अदर को machine hours पे भी distribute कर सकते हैं, which ratio forms as 1:4:1:1, 1:2:4:1:1, clear? कितना हो जाएगा, 3 7 8 9, 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 लाख को बचेगा 1 लाख, तो इट वुड बी 1 lakh, 2 lakh, 4 lakh, 1 lakh and 1 lakh, ऐसे बढ़ जाएगा ना। दिस इज द टोटल ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स, कितना हो जाएगा, चलिए टोटल करते हैं, 4 lakh प्लस 2,50,000 प्लस 1 lakh प्लस 9 lakh, तो टोटल 16,50,000। अब डिपार्टमेंट वाइज टोटल करते हैं, विच इज़ 1,50,000, 20,000, 1 lakh, 2,70,000, then this is 80,000, 50,000, 80,000, 40,000, 20,000, 1,90,000, this is 1 lakh,
80,000, 20,000, 2 lakh, 4 lakh, 6 lakhs. This is 3 lakh 50,000, 4 lakh 50,000, and 4 lakh 675,000. This is 3 lakh, 4 lakh, 5 lakh, 5 lakh, and 35,000. So this is the primary distribution of what we say overheads. कि प्राइमरीली जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उन पे जितना जितना खर्चा आ रहा है हमने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया ओवरहेड्स का टू द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स. अब हमने देखा कि भाई सबका हमने निकाल लिया. उसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट जो 4,75,000 एंड 5,35,000 ये हमको अगेन ए बी सी पे डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे टू गेट द क्लियर पिक्चर ऑफ द कॉस्ट. सो फर्स्ट पार्ट आई थिंक ऑफ द क्वेश्चन इज डन. And now the second part is prepare a statement showing redistribution of service department expenses to production using repeated redistribution. Okay, fair enough. तो हम क्या करेंगे, repeated redistribution करेंगे जब तक के ए बी सी के जो ओवरहेड्स हैं वो ए बी एक्स एंड वाई के ओवरहेड्स ए बी सी पे एलोकेट नहीं हो जाते. Repeated redistribution of overheads. चलिए कितने डिपार्टमेंट्स हैं फटाफट सॉल्व करते हैं. ए बी सी एक्स एंड वाई. ग्रेट. तो अभी तक इसके टोटल ओवरहेड्स कितने हो गए? ऊपर से लेते हैं. अभी हमने टोटल किया 270, 190, उसके बाद 6, 4, 35, 6 लाख, 4,35,000 एंड लास्ट 5,35,000. दिस इज द होल पिक्चर ओवरऑल. अब हम कैसे इसको बांटेंगे कि ये दिया हुआ है बेस x ने 45, 15, 30, 10 ये रेशो में बांट देते हैं. सो ओवरहेड ऑफ x इस बेसिस पे 45, 15, 30, 45:15:30 डैश खुद को तो देगा नहीं. सो आफ्टर दैट 10. ग्रेट. तो ये बेस पे बांट देते हैं विच इज टोटली 100 होगा टोटल, है ना. एंड कितना है x का 435 पूरा बांट देंगे. तो कैसे बांटेंगे? 4,35,000 को 100 पे डिवाइड कर देंगे. 4,350 आ गया तो 45% इसको दिया. So it would be 195, 750, 195, 750. And if this is 45, then what is 15? 65, 250. If this is 15, then what is 30? 130, 500. And if this is 30, 130, 500. If it is 30, then what is 10? 43, 5. अच्छा सॉरी 475 था, 4 हमने 35 लिख दिया. एक छोटा सा यहाँ पे करेक्शन आ जाएगा. दिस इज 4,75,000 राइट. 475. सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 475,000 डिवाइड बाय 100 multiplied by 45. It is 213,750. So 213,750 would be for A. 71,250 would be for B. 142,500 would be for C. And in the same manner 47,500 would be for Y. Clear? Great. And then overhead of Y किस रेशो में आ जाएगा? Y का 60:35-5. 60:35-5 खुद को भी नहीं देगा. कितना है इसका टोटल ओवरहेड्स? Y का 535 पहले था
प्लस 47,500 अभी आ गया, तो 582,500। सो 582,500 यहाँ से माइनस हो जाएंगे एंड इसको बांट देंगे हम 100 से डिवाइड करके। कितना 60% ये दे रहा है ए को, तो 349,500 ए को चला जाएगा। इफ दिस इज 60, लेट इट बी 582,500 divided by 100 multiplied by 35 would be for B, तो 2,03,875 would be for B. Then what would be for X? C को नहीं दे रहा है, then X को it would be 29,125. Fair enough. ठीक है सर। अब इसके बाद देखिए X के हमने एलिमिनेट कर दिए थे और फिर Y के किए तो X पे आ गए, तो अब X के 29,125 फिर एलिमिनेट करने पड़ जाएंगे। इसी को स्टेप बोलते हैं कि बार बार रिपीटेड रिडिस्ट्रीब्यूशन, हमको बार बार उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ओवरहेड ऑफ X इट वुड बी 45, 15, 30 डैश 10 के रेशो पे। तो 29,125 को विल डिवाइड बाय 100 and multiplied by 45, it would become 13,106. It's 45, then what is 15? It would be 4,369. 15, then what is 30? It would be 8,738, and the rest would be with Y. So how 20? 2912। आप देखिए 2912 फिर Y के फिर आ गए, तो ओवरहेड ऑफ Y फिर बांटने पड़ेंगे किस रेशो पे? 60, 35 डैश 5 डैश 2912। इसको फिर बांट 100 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? इंटू 60, 1747 1019 146। तो अब जो है y के x के फिर बांटने पड़ेंगे, तो ओवरहेड ऑफ x क्या रेशो में बढ़ता है? 45, 15, 30 डैश 10। तो ये 146 रुपीज़ फिर बांटना पड़ेगा। तो 146 divided by 100, it's 1.46 multiplied by 45, it is 66, let's say. This is 45, then what is 15? Let's say 22. This is 15, then what is 30? Let's say 44. So how much remains? 146 minus 66 minus 22 minus 14. 14 belongs to Y. एंड देन इस 14 को लास्ट में हम एलिमिनेट कर देंगे। एक EF G ओवरहेड ऑफ X, सॉरी ओवरहेड ऑफ Y बेसिस 60, 35 डैश 5 डैश, so 40 divided by 100 means 0.14 into 60, it is 8.4, so let's say 9. डिवाइड बाय 35 becomes 5 एंड जो भी बच जाएगा बैलेंस हो ही गया ऑलमोस्ट। तो ये ऐसे बच जाएगा। सो दिस इज द टोटल ऑफ ओवरहेड व्हिच इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड। इसका टोटल कर लीजिएगा, दिस इज योर आंसर। ये दोनों ने लोग हैं एंड इनका जो भी एक्सपेंस है वो पूरा का पूरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे एलोकेट हो गया। सिंपल। यही दो तीन मेथड्स है जो कि एग्जाम में आ सकती है, जो कि थोड़ी ट्रिकी है, बट ऐसा विद द प्रैक्टिस यू कैन डेफिनेटली मेक इट आउट। एंड आफ्टर दैट देयर इज वन क्वेश्चन लेफ्ट, बट थोड़ी सी थ्योरी हम देख लेते हैं इससे पहले। दिस इज ट्रीटमेंट ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। व्हाट इज अंडर एब्जॉर्प्शन? बेसिकली ओवरहेड कैसे एलोकेट होता है? बेस्ड ऑन अ प्री डिटरमाइंड रेट। इट मीन्स अब हमको कॉस्ट निकालनी है किसी भी चीज की, बिकॉज वी हैव टू सेल इट इन द मार्केट। ये पेन हमको अगर बेचना है तो वी नीड टू नो कि ये पेन बन कितने में रहा है, तभी हम सही प्राइसिंग पे
जिसको बेच पाएंगे। सो अब प्रोडक्शन हमको एस्टिमेट करना पड़ेगा कि कितने ओवरहेड्स हमारे होंगे, और एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कितना होगा ये भी एस्टिमेट करना पड़ेगा कि कितना प्रोडक्शन हम करने वाले हैं। तो उसे एक प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट मिलता है जो कि एस्टिमेटेड ओवरहेड अपॉन एस्टिमेटेड बेस होता है। मान लीजिए कि अगर 1 लाख के ओवरहेड्स आपके आने वाले महीने में इनकर होंगे और 10,000 यूनिट्स आप बनाने वाले हैं, तो यू कैन से दैट ₹10 पर यूनिट इज द एक्सपेंस ऑफ ओवरहेड। क्लियर? अभी जो 10 रुपए एक्सपेंस होने वाला है ओवरहेड का, इसको हम कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसको हम प्रोडक्ट में ऐड करके ही बताएंगे कि 10 रुपए हमारा ओवरहेड का भी खर्चा है, सो दैट 10 रुपए प्रोडक्ट की कॉस्ट में बढ़ा दो एंड अकॉर्डिंगली सेलिंग प्राइस डिसाइड करो। क्लियर? अब पहले बेसिस पे ही वी नीड टू नो कि कितना ओवरहेड बेसिकली इनकर होने वाला है, उसके हिसाब से रेट हम एक निकाल लेंगे। अब अंडर एब्जॉर्प्शन वो होगा जब हम देखेंगे कि एक्चुअल ओवरहेड जो इनकर हुए हैं वो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से कम है, मतलब ज्यादा है, यानी एब्जॉर्ब कम हुए हैं, एक्चुअल ज्यादा हो गए। जैसे 1 लाख अगर इनकर हुए, हमने सोचा 10,000 यूनिट पे, तो 10 रुपए के हिसाब से इनकर हुए हैं, लेकिन हमने 9,000 यूनिट बनाया तो 90,000 ही हम एब्जॉर्ब कर पाए। तो अब हमने सोचा था कि 10,000 बनाएंगे और 1 लाख रुपए खर्चा आएगा, तो 10 रुपए पर यूनिट एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। लेकिन इन एक्चुअलिटी 9,000 ही हम बना पाए, लेकिन कॉस्ट 1 लाख ही आई, तो हमने एब्जॉर्ब करीब करीब 90,000 कर लिया। तो इसमें 10,000 हमने कम एब्जॉर्ब किया, 10,000 हमने कम जो है कॉस्ट में ऐड किया है। और ओवर एब्जॉर्प्शन ये हो जाएगा कि मान लीजिए एक्चुअल 1 लाख ही इनकर होते हैं, हमने सोचा था 10,000 बनाएंगे, लेकिन हमने 11,000 यूनिट बना लिया, तो हमने 1,10,000 एब्जॉर्ब कर लिया 10 रुपए पर यूनिट के बेसिस पे। तो अब अगर अंडर एब्जॉर्ब्ड है या ओवर एब्जॉर्ब्ड है, इसका बेसिकली कॉस्ट रिकॉर्ड्स में ट्रीटमेंट कैसा होगा, ये बेसिकली हमको देखने वाली बात है। अब कॉजेस क्या हो सकते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन के और ओवर एब्जॉर्प्शन के, कि अंडर एब्जॉर्प्शन के हो सकते हैं कि एक्चुअल ज्यादा हो गया, या प्रोडक्शन हमारा कम हो गया, या फिर यूटिलाइजेशन का इनएफिशिएंट काफी यूज हुआ है। ओवर एब्जॉर्प्शन में क्या हो सकता है कि बेसिकली प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, या फिर एक्चुअल ओवरहेड थोड़े कम इनकर हुए, 1 लाख होने वाले थे मान लीजिए 90,000 ही हुए, या फिर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी ने हमने ज्यादा बना लिया, राइट? अब जो अंडर है या ओवर है, तो बेसिकली इसको कैसा किया जाएगा देखते हैं। एक सप्लीमेंट्री रेट निकाल के कर सकते हैं कि डिफरेंस इज एडजस्टेड बाय एडजस्टिंग रेट टू द गुड यूनिट्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड। जितना भी अंडर या ओवर एब्जॉर्ब हुए हैं ओवरहेड, उनको एक्चुअल बेसिस यानी एक्चुअल जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हैं उस पर डिवाइड करके एक रेट निकाल लेंगे, और उसके बाद WIP पे फिनिश गुड्स पर कॉस्ट ऑफ सेल्स पे हम एडजस्ट कर देंगे कि WIP अगर आपका क्लोजिंग है तो उसमें ऐड कर देंगे, जो आपने यूनिट्स बेच चुके हो तो उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड कर देंगे, जो कि आपके कॉस्टिंग P&L में आ जाएगा। एंड जो थर्ड चीज है जो कि आपके पास स्टॉक लाया करा है फिनिश गुड्स का, तो उसमें हम ऐड कर देंगे फिनिश गुड्स, राइट? ये बेसिकली कॉस्ट ऑफ सेल्स है दोज यूनिट्स सोल्ड, जो कि यूनिट्स आपके बिक चुके हैं उसके बेसिस पे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड कर देंगे। एंड जब नॉर्मल रीजन के कारण डिफरेंस है, अगर एबनॉर्मल रीजन के कारण है तो एवरीथिंग विल गो इनटू कॉस्टिंग P&L। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है, एक इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं ना आफ्टर दैट। देखो, इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैक्ट्री ओवरहेड वाज रिकॉर्ड एट अ प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ 25 रुपए पर मैन डे। बेसिकली लेबर के बेसिस पे निकाला हुआ है, एंड उसने बोला है कि एक व्यक्ति एक दिन काम करेगा तो उसके बेसिस पे 25 रुपए हम ओवरहेड के एब्सॉर्ब कर लेंगे। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड द मैन डेज एक्चुअली वर्क वाज 41,50,000 एक्सपेंस हुआ, एंड 1.5 लाख मैन डेज काम हुआ, यानी एक इंसान एक दिन, तो जितने इंसान जितने दिन, उसका 1.5 लाख का हिसाब बना है। आउट ऑफ द 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस, और इस टाइम 40,000 प्रोड्यूस हुए और 30,000 बिक गया, तो 10,000 बाकी होंगे फिनिश गुड्स में। On analyzing reason, it was found that 60% of the under absorbed overhead were due to defective planning and the rest were attributed to increase in overheads cost। यानी ये 60% जो अंडर एब्जॉर्ब हुआ है, अंडर एब्जॉर्ब हुआ यहाँ से पता चल रहा है, तो इसका जो 60% है वो डिफेक्टिव के कारण है, डिफेक्टिव प्लानिंग, यानी ये एबनॉर्मल रीजन है। तो इतना तो सीधा सीधा P&L में चला जाएगा क्योंकि इसको सुधारा जा सकता है, लेकिन ये जो है ये नॉर्मल रीजन के कारण है, तो इससे हम इट विल बी एडेड टू कॉस्ट, है ना। नॉर्मल कॉस्ट हमेशा कॉस्ट में ऐड हो जाएगी, एबनॉर्मल हमेशा P&L में चली जाएगी। ये दिस इज थंब रूल, यू कैन रिमेंबर। जैसे हमको एक्सप्लेन करना हाउ अंडर और ओवर एब्जॉर्ब विल बी ट्रीटेड इन द कॉस्ट। सिंपल सी बात है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, देखो इनकर्ड कितना हुआ है
41,50,000 रुपए के ओवरहेड्स इनकर हुए हैं। एब्जॉर्ब कितने हुए होंगे? 25 रुपये पर मैन डे और 1.5 लाख मैन दिन हुए। कितना आ जाएगा? 25 इंटू 1,50,000, इट इज 37,50,000। तो कितना अंडर या ओवर हुआ है? 4150 माइनस 3750, विच इज टू द ट्यून ऑफ 400,000। so 4 lakh rupees is under absorb. We know this कि 4 lakh rupees अंडर एब्जॉर्ब हुआ है, यानी इतना कम एब्जॉर्ब हुआ कि 4150 हुआ, लेकिन हम एब्जॉर्ब यानी कॉस्ट पे ऐड कर पाए सिर्फ 37,50,000। फेयर है ना? तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट जो एबनॉर्मल है डिफेक्टिव प्लानिंग के लिए कितना 60% है, 60% है, तो इसका 60% कितना हो जाएगा? 2,40,000। 4 लाख का 60%, इट विल ट्रांसफर टू कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिंपल सी बात है। एंड सेकंड जो नॉर्मल रीजंस के कारण है, नॉर्मल रीजंस के कारण कितना है? 40%, 40%, 40% वुड बी 1,60,000 ऑफ इट। इसको जो है एक सप्लीमेंट्री रेट से चार्ज करना पड़ेगा। कितना सप्लीमेंट्री रेट है? 1,60,000 का है एंड 40,000 आउटपुट निकले, सो इट इज ₹4 पर यूनिट सप्लीमेंट्री रेट। तो अब ये कैसे कैसे ऐड हो जाएगा? बेसिकली कॉस्ट ऑफ सेल्स जो बिक चुके, कॉस्ट ऑफ सेल्स 30,000 यूनिट्स इंटू 4, तो 1,20,000 जो है वो कॉस्टिंग पीएनएल में चला जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल के हेड में। एंड बाकी जो फिनिश गुड स्टॉक रखे हुए हैं 10,000 यूनिट के, 40,000 रुपये उसमें ऐड हो जाएंगे। ऐसे करके 1,60,000 पूरा का पूरा जो कि नॉर्मल रीजन के कारण बढ़ोतरी है कॉस्ट में, वो ऐड हो जाएगी कॉस्ट में। सिंपल सी बात है कि 40,000 बने, 30,000 सोल्ड हुए, इट मीन्स 10,000 वर इन स्टॉक। सो बेसिकली सप्लीमेंट्री रेट वो होगा कि कितना अंडर एब्जॉर्ब हुआ नॉर्मल रीजन के कारण, 1,60,000। एक्चुअल बेस जो था 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए थे, उसमें से 10,000 यूनिट्स अभी भी लाए करे थे, तो 4 रुपये 10,000 के हिसाब से 40,000 हमने फिनिश गुड्स में ऐड कर दिया। एंड 4 रुपये पर यूनिट के हिसाब से 30,000 यूनिट जो बिक गए थे उनको हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में लेके चले गए। सिंपल ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि आपको हेल्प करेगी टू रिवाइज एंड सॉल्व बेटर इन द एग्जाम। सो दिस इज ऑल अबाउट ओवरहेड्स एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे फॉर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। डू रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसके आसपास ही क्वेश्चन आएगा, मोस्टली रीडिस्ट्रीब्यूशन पे आएगा, स्टेप लेडर पे आ सकता है। छोटा क्वेश्चन आएगा तो इट कुड बी अंडर और ओवर एब्जॉर्ब पे आ सकता है। एंड आई थिंक ये आप करोगे तो फेयरली यू विल बी इन अ गुड पोजिशन टू solve the questions in exam. So this was all from my side about overheads chapter. Thank you so much and we'll meet in the next chapter. Thank you.